हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विद स्नेहा में। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके बीच में एनसीईआरटी की एक श्रृंखला जिसमें हम हिस्ट्री के एनसीईआरटी 6 to 12 कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला लेसन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। और अध्याय 1। अब इसमें है एक क्वेश्चन, रसीदा का सवाल। रसीदा एक बच्ची है, जैसे हम अभी एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतिहास क्या है, ठीक है, ऐसे रसीदा का भी एक सवाल है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, ये हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो रसीदा एक बच्ची है जो 6 क्लास में पढ़ती है और उसके मन में इतना अच्छा क्वेश्चन आया है क्योंकि वो पढ़ रही थी अखबार और उसमें उसने एक सुर्खी देखी जिस पर लिखा था 100 साल पहले। तो उसके मन में तुरंत एक क्वेश्चन आया कि 100 साल पहले कैसे कोई जानता होगा कि इतने साल पहले क्या हुआ था। तो इसका उत्तर है, तो दोस्तों रसीदा के सवाल का जवाब है हम जान सकते हैं पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के द्वारा। ठीक है, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के द्वारा हम जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। अब आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों रसीदा के साथ साथ ये आपको भी जवाब मिल गया है कि हम 100 साल पहले की घटना को कैसे जान सकते हैं। फिर कोई भी आपसे पूछे कि हम कैसे जान सकते हैं, इतिहास को कैसे समझ सकते हैं, तो बस इसके यही 2 आंसर हैं मेन। ठीक है, आइए अब चलते हैं। तो जो मैंने आपको बताया वो ये वही सब है। आगे बढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो सिंपल सा सवाल है कि हम अतीत के बारे में क्या जानेंगे कि लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, आखेटक कौन थे, पशुपालकों के बारे में, कृषकों के बारे में, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम जानकारियां हासिल करेंगे। यही हमारा मुख्य लक्ष्य भी होगा। ठीक है, और उस समय बच्चे क्या खेल खेलते थे, कौन सा नाटक देखते थे और भी आदि चीजें जो हैं, कौन सा गीत गाते थे, जैसे ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हम इन सब के जीवन के बारे में जब हम पढ़ेंगे कि हम इन सब के बारे में पढ़ने के बाद में अब एक क्वेश्चन आता है, मेंस का भी और प्री के बच्चे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप लिखिए साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत इतिहास की पुनर्रचना करते समय किस या किन बातों पर प्रकाश डालते हैं। तो अब आप यहां पर देखिए किन बातों पर प्रकाश डालते हैं। तो बताइए किन बातों पर प्रकाश डालते हैं। तो यानी जब भी हम इतिहास पढ़ेंगे तो हमारे यही सारी बातें हैं जिन बातों पर हम प्रकाश डालें। किसके किसके बारे में, खेटकों के बारे में, पशुपालकों का जीवन, क्या पता कृषकों का जीवन, शासकों का, व्यापारियों का, पुरोहितों का, वैज्ञानिकों का, कलाकारों का, संगीतकारों का। यही हमारा मेन टॉपिक होगा। ठीक है, यही हमारी मुख्य बातें होंगी जो हम अपने क्वेश्चन में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आपको बता दिया गया कि 100 साल पहले हम क्या जान सकते थे, कैसे 100 साल पहले क्या हुआ हम ये कैसे जान सकते थे। तो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से, और इनके माध्यम से हम क्या जानेंगे, तो ये आपको यहाँ पर बता दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आगे लिखा है कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे और कौन सी कहानियां सुना करते थे। ठीक है, तो कौन सी कहानी, जैसे पंचतंत्र की कहानी। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचतंत्र की कहानी कहाँ से मिलती है। तो देखिए पंचतंत्र की कहानी का स्रोत जो है हड़प्पा के किस स्थल से मिलता है। तो इसका उत्तर है लोथल से। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए कहां से मिलता है, लोथल से। हड़प्पा के किस स्थल से, तो लोथल से। किसका, पंचतंत्र की कहानी का जो साक्ष्य है। ठीक है, पंचतंत्र। अब आगे देखिए, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोग कहाँ रहते थे। उत्तर है नर्मदा नदी। ठीक है, क्योंकि यहां पर अब क्या था, समाज विकसित हो रहा था। तो देखिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, होमवर्क, मानचित्र के पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक है, क्योंकि नर्मदा नदी के पास सभ्यता का विकास हो रहा था। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। ठीक है, आइए अब मैं बताती हूँ आपको कुछ इसमें अलग से बातें। तो जो लोग नर्मदा नदी के तट पर थे वो लोग कौन थे, आखेटक और संग्राहक। ठीक है, हम इन्हें क्या कहते हैं, आखेटक और संग्राहक, हंटर्स एंड गैदरर्स। अब देखिए आप मजेदार बात, अब आप लोग बनाइएगा प्रीलिम का क्वेश्चन, पीटी का। निम्नलिखित में से किसका संबंध हंटर्स और गैदरर्स मतलब आखेटक और संग्राहक से था। ठीक है, तो ए नर्मदा नदी, दूसरा व्यास नदी, तीसरा सतलज नदी, चौथा कोई नहीं। ठीक है, सॉरी कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है, नर्मदा नदी। तो दोस्तों देख रहे हो आपको कैसे पढ़ना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको आखिर पढ़ना कैसे है। अगर 6 क्लास की भी एनसीईआरटी तो उसमें क्वेश्चंस कैसे निकालना है, मतलब आप पढ़ कुछ और रहे हो, उससे क्वेश्चंस आप कैसे निकाल रहे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको 360 डिग्री पर पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। 360 मतलब सर्कुलेट करके पूरा हर जगह पे देख रहे कहाँ से कैसा क्वेश्चन निकल रहा है। इस चीज को ध्यान में रखकर अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए हमको मिल जाता है यहाँ पर मैप, और देखिए क्या कहा गया था हमसे, नर्मदा नदी। तो ये हमको यहाँ पर मिल रही है नर्मदा नदी, मतलब आखेटक और संग्राहक। ठीक है, तो हमने अपना एक क्वेश्चन यहाँ से बना लिया जहाँ सभ्यता का विकास हो रहा है। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए अब इसमें कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम यानी पाकिस्तान, नेट ये देखिए सुलेमान पहाड़ी, और ये रही हमारी किरथर पहाड़ी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ये कह रहा है इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। इन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। तो ये क्या कह रहा है, ये ऐसा स्थान है, क्योंकि ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है हमारे पास, इसलिए स्थानों के नाम नहीं बता रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होना था मेहरगढ़ का नाम, जैसे मेहरगढ़, यहाँ पर मेहरगढ़ का नाम हुआ था क्योंकि ये मेहरगढ़ पे पाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना इन्होंने आरंभ कर दिया, भेड़ बकरी तथा गाय बैल को पालना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए जहां पर आपको अब देखने को मिल रहा है एक पीटी का फिर से क्वेश्चन। देखिए अब आप काउंट करिए आपको कितने क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कितने हजार वर्ष पूर्व हमको गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन एक हो सकता है 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है, दूसरा हो सकता है 6000 वर्ष पूर्व, तीसरा हो सकता है 4000 वर्ष पूर्व, और चौथा हो सकता है 2000 वर्ष पूर्व। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 8000 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी, एक एक लाइन से क्वेश्चंस तलाशने हैं और निकालने हैं। तो क्या होगा, 8000 वर्ष पूर्व। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें से स्थान कौन सा है, स्थल कौन सा है, तो स्थल है हमारा मेहरगढ़। ठीक है, तो याद रखिएगा 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ को उपजाना चालू किया गया। कहां पर इसके साक्ष्य मिलते हैं, तो वो मिलता है मेहरगढ़ से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है गाय वैदिक काल में प्रसिद्ध हुई, लेकिन उसके पहले भी इसका प्रचलन चल रहा था। ठीक है, अब ये कह रहा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां का पता लगाओ। ठीक है, उत्तर भारत में गारो और विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमारे सामने ये रही हमारी गारो पहाड़ी। ठीक है, और ये रही नर्मदा के ऊपर विंध्य पहाड़ियां। ठीक, तो दोस्तों अगर आप ऐसे मैपिंग करके पढ़ोगे तो आपको इसकी मैपिंग बहुत इजी हो जाएगी, और आपको स्थानों के नाम पता होंगे, कौन सा स्थल कहाँ पर था और कौन सा स्थल कहाँ पर नहीं था, क्योंकि मैपिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, और आपको हिस्ट्री बहुत ईजी लगने लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले देखिए मेन क्वेश्चन, सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया, चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है, विंध्य के उत्तर में स्थित है, विंध्य के उत्तर में स्थित है। लेकिन जहां चावल का साक्ष्य पाया गया वो स्थान का क्या नाम था, आपको पता है, उस स्थान का नाम था कोल डिहवा। क्या नाम था, कोल डिहवा। ठीक है, अब देखिए अगर ये हमारा बन गया एक पीटी का क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है पीटी का, मान लीजिए उसने पूछा कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे। ठीक है, तो ऑप्शन दे सकता है आपको सुलेमान की पहाड़ी, किरथर पहाड़ी, पूर्व में गारो तथा मध्य विंध्य की पहाड़ी पर। नहीं, कहाँ मिले थे आपको, आप बताइए। ये हमें मिले थे विंध्य पहाड़ी के उत्तर में। कहाँ थे, विंध्य के उत्तर में। कहाँ, विंध्य के उत्तर में। तो अगर ऑप्शन है विंध्य के उत्तर में स्थित है तो यहां से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जिसको भी हिस्ट्री पे अपनी कमांड बनानी है उनको नदियों का स्थल का जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कौन सी नदी का स्थल कहाँ पर है ये पता होगा तो आप, क्योंकि नदियों के किनारे ही हमारे सभ्यताओं का विकास हुआ है, तो आपको इतिहास समझने में और उसको आगे याद रखने में बहुत आसानी होगी और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये काबुल है, ये सिंधु नदी का ओरिजिन यहाँ से हुआ, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, व्यास है, ये गंगा है, यमुना है, चंबल है, नर्मदा नदी है। ठीक है, तो आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो इस मैप पे कमांड अच्छे से बना लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई आपको आसान लगने लग जाए। जितना अच्छा मैप पे कमांड होगा पढ़ाई उतनी ही आपको आसान लगेगी। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो आइए देखते हैं, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करते हैं अपन। सिंधु और इसकी सहायक नदियां, तो ये देखिए ये सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई ये पूरी। ठीक है, ये पूरी सिंधु नदी हो गई, ये हमारी पूरी यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ देख लीजिए। यहाँ पे ये काबुल नदी जो पाकिस्तान से आती है, ये चेनाब हो गई, ये सतलुज हो गई, ये रावी हो गई, ये चेनाब हो गई, और ये झेलम हो गई, और यहाँ से ये व्यास हो गई। ठीक है, ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अब देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ। ये गंगा हो गई हमारी, गंगा की सबसे बड़ी और सहायक नदी कौन सी है, यमुना। ठीक है, ये हमारी मेन गंगा है, और यमुना कहाँ पर आकर मिलती है, प्रयागराज में आके मिलती है, यहाँ पर गंगा से। ठीक है, और यमुना की सहायक नदी चंबल है, और ये यहाँ पर है सोन नदी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो बिहार में आके मिलती है गंगा से।
और देखिए सहायक नदियाँ क्या होती हैं, जो एक मुख्य बड़ी नदी से मिलकर छोटी छोटी नदियाँ जो एक नदी से आकर मिल जाएं उसे हम सहायक नदियाँ कहते हैं। जैसे गंगा है, ये गंगा का उद्गम स्थल यहाँ से हुआ, ये गंगा है। अब गंगा की सहायक नदी कौन सी हो गई? यमुना। जो सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल हो गई, जैसे यमुना की सहायक नदी, ठीक है। ये सोन नदी हो गई। ऐसे ही इन्हें हम जो छोटी छोटी सी नदियाँ आकर के किसी बड़ी नदी पर मिल जाए उसे हम सहायक नदियाँ कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। हाँ बिल्कुल सही। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। मतलब सभ्यता का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो इन्हीं नदियों के पास, मतलब सिंधु नदी के आसपास, ठीक है। 4700 वर्ष पूर्व। कब? 4700 वर्ष पूर्व। तो एक हमारा पीटीए क्वेश्चन फिर से बन गया, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। नगरों का विकास कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व। तो कहाँ हुआ था? तो गंगा के किनारे, ठीक है, गंगा के एरिया के आसपास, ठीक है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, गंगा व इसकी सहायक नदियां, मतलब गंगा और इसकी सहायक नदियां, जैसे यमुना हो गया, चंबल हो गया, सोन हो गया, यहाँ से रामगंगा हो गई, ठीक है। इन सबके आसपास का जो रीजन था, जितना भी ये गंगा का रीजन था, यहाँ सबसे पहले विकास हुआ नगरों का। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया पीटी का। कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व। इसे याद रखिएगा, एक ये डेट और एक ये डेट, दोनों को याद रखिएगा। इस टाइम पे क्या हुआ था? आरंभिक नगरों का निर्माण हुआ, ठीक है। और इस टाइम क्या हुआ था? गंगा के किनारे जो नगर बसे थे वो इस डेट पे बसे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, हम जो देख चुके हैं पहले ही। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, ठीक है, आसपास का जो क्षेत्र से क्या बोलते हैं? मगध, जो वर्तमान में बिहार है, ठीक है, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, ठीक है। कहाँ के? मगध के शासक क्या थे? बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित किया था वहां पे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। मतलब हमीफा से आज हमारे यहाँ होता है कि हम इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो ऐसे ही हमीफा से होता आया है कि लोग एक उपमहाद्वीप दूसरे उपमहाद्वीप तक जाते आ रहे हैं। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों में करना यात्रा जोखिम भरी होती थी, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना क्या बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आप सब जानते हैं कि लोग यात्राएं क्यों करते हैं, लेकिन इससे सिर्फ एक ही पढ़ने के बाद एक ही चीज निकलती है कि अगर आप किसी चीज को ठान लेते हैं और उसे जानने की इच्छा रखते हैं, उसे करने की इच्छा रखते हैं, किसी भी गोल को पाने की इच्छा रखते हैं, तो बस आपको उसे करना है और वो हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए इस पे यहाँ पर है, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। बस यही एक लाइन है, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। तो आप भी अगर चाह रहे हैं कुछ पाना तो आप पा सकते हैं। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके उस टाइम पर, तो आप इस टाइम पर तो बहुत कुछ कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये आता है देश का नाम। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमें दिया किसने? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ओके, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, तो मतलब इंडिया का ये वाला रीजन। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, किसने? ईरानियों और यूनानियों ने। कब? 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। सिंधु नदी के इस नदी के पूर्व में, ठीक है, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा, ठीक है। और सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। तो अगर पीटी में क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया नाम किसने दिया है, तो हम क्या लगाएंगे? ईरानियों या फिर यूनानियों ने, ठीक। ये हमारे पीटी का क्वेश्चन तैयार हो गया। यहाँ से भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी, मतलब यहाँ 2500 की बात हो रही है, यहाँ 3500 उससे पहले, ठीक है, संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। किसका उल्लेख? ये भरत का, ठीक है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ऋग्वेद में क्या मिलता है? भरत शब्द का उपयोग हमको मिलता है। बाद में इसका क्या होने लगा? देश के लिए प्रयोग होने लग गया। तो आपका एक पीटीए क्वेश्चन यहां से डन हो गया। अब हम जानते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने, ठीक है। तो अगर मैं अब आपसे यहां पर पूछूं कि आप मुझे बताइए कि पांडुलिपियां क्या हैं? क्या है? पांडुलिपियां क्या है? पांडुलिपियां क्या है? तो आप मुझे कैसे बता पाएंगे पांडुलिपियां क्या है? तो आइए जानते हैं। देखिए पांडुलिपियां एक
लैटिन शब्द है, इसको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है। लैटिन शब्द मेनू, मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकलता है। ठीक है, मेनू मतलब हाथ से। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज, किसे भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके में तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ठीक है, मतलब किसी भी क्या भुर्ज भुर्ज पेड़ के पत्तों पर या फिर छालों पर, ताड़पत्रों पर लिखा हुआ कोई भी साहित्य या कोई स्रोत ही हमारे लिए पांडुलिपियां कहलाता है। ठीक है, मतलब ताड़ के पत्र। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ ये हमारे पास रखा हुआ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर, ठीक है, ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि जो को तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये भुर्ज की छाल है। ठीक है, जिसे हम पांडुलिपियां कहते हैं। अभी अभी आपको उत्तर भी क्लियर होगा कि पांडुलिपियां क्या है। ये भी हमारा एक पीटी का क्वेश्चन है। अब दूसरा पीडीएफ क्वेश्चन आपका हो सकता है कि प्राचीन काल में भोजपत्र क्या होते थे। ठीक है, आपका पहला हो गया पांडुलिपियां। आपका दूसरा ऑप्शन में, दूसरे में कोई और ऑप्शन है, तीसरे में कुछ और दे दे, चौथे में कुछ और दे दे। इसका उत्तर क्या होगा हमारा? पांडुलिपियां। भोजपत्र क्या थे उस टाइम पे? पांडुलिपियां होती थी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। ठीक है, ये तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों, कहाँ मिलती हैं? मंदिरों और विहारों में मिलती हैं। और इन्हें मैक्सिमम पांडुलिपियों को किसने खा लिया? कीड़ों ने, क्योंकि लकड़ी की बनी होती हैं। इन पुस्तकों को धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियों के बारे में, विज्ञान के बारे में, आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं। किसमें लिखे हुए हैं? महाकाव्य नाटक कविताएं किसमें लिखी हुई हैं? मैक्सिमम हमको मिली है संस्कृत में लिखी हुई है, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी हमको मिले हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। किस भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे? प्राकृत भाषा का। तो ये हमारा पीटी का एक फैक्ट है। आपको चारों लैंग्वेज लिख के मिल जाएंगी, संस्कृत हो गई, तमिल हो गई, प्राकृत हो गई। कोई और उठा के दे देगा और पूछेगा कि आम भाषा कौन सी थी, तो आम भाषा हमारी कौन सी थी? प्राकृत थी। तो एक पीटीए क्वेश्चन यहां से निकल के आ जाएगा, याद रखिएगा इसको। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो दोस्तों ऊपर जितना हमने भी यहाँ पे पढ़ा उससे आपको समझ में आ गया होगा कि पांडुलिपियां क्या थी, इनका प्रयोग किस तरह होता है, और इनका पांडुलिपियों का जो उपयोग है हम इतिहास के पुनः लेखन में कैसे कर सकते हैं। तो इतिहास के पुनः लेखन में इन्होंने कैसे योगदान प्रदान किया, तो इन सब का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब चलिए पढ़ते हैं आगे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु से अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो यहाँ पर अब आ गया स्रोत, मतलब हमें इतिहास का स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है। तो एक इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हो गया, हमें अभिलेखों से मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी शासक, अच्छा देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। अभिलेखों से, क्वेश्चन है अभिलेखों से ऐतिहासिक लेखन में क्या सहायता मिलती है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अभिलेखों को राजा रानी द्वारा ही लिखवाया गया होगा, या फिर कुछ आम तो नहीं लेकिन कुछ खास लोगों के द्वारा लिखवाया था। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि किस राजा ने किस टाइम पे कौन सा युद्ध लड़ा, उस टाइम पे क्या चीजें चल रही थी, क्या चीजें नहीं चल रही थी, वहाँ की सभ्यता कैसी थी। जो भी उस अभिलेख में लिखा होता है वो हमेशा के लिए हो जाता है, क्योंकि वो अभिलेख एक ऐसा है कि उसे पत्थर पर खुदा के लिखवाया जाता है, तो वो जल्दी क्या हटता नहीं है। आइए देखते हैं आगे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। ठीक है, जैसे हमें अधिकतर मिलते हैं सम्राट अशोक के अभिलेख। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम कोई भी राजा जब अपना कोई अभिलेख लिखवाएगा तो उसमें वो अपनी जीत के बारे में लिखेगा, उसके राज्य में क्या चल रहा है वो लिखेगा, उसके आदेश कौन कौन से हैं वो लिखेगा, ताकि जनता उसको फॉलो कर सके और आने वाले समय के लिए वो सुरक्षित रहें। तो देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने जा रही हूँ, इसको आप लोग भी बना लीजिएगा। अभिलेखों की
इतिहास लेखन में भूमिका। तो आप देख सकते हैं हमें चलता है, तिथि पता चलती है अभिलेखों से। हम किसका पता लगाते हैं? अभिलेखों से हमको सबसे पहले चलता पता कि किस किस डेट में ये लिखा गया है। तिथि पता, सॉरी, तिथि पता लगती है, ठीक है। दूसरा हमको चलता है क्षेत्र विस्तार, उस राजा का क्षेत्र विस्तार कितना था। इसके बाद उस काल विशेष के हमको, काल विशेष के बहुत से तथ्य पता लगते हैं, और फिर इन्हीं तथ्यों का हमको विश्लेषण भी मिलता है। तथ्यों का विश्लेषण, सॉरी, और दूसरा हमारा होता है कि अगर एक अभिलेख लिखा गया तो उसके बाद दूसरा भी लिखा गया होगा, तो हम एक अभिलेख में दूसरे अभिलेखों की पुष्टि भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुष्टि। पुष्टि, ठीक है। तो हमको उस समय की सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति और प्रौद्योगिक उन्नति का भी हमको पता चलता है, ठीक है। तो आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पांडुलिपियों से हमें कितना कुछ जानने को मिलता है और पांडुलिपियों का इतिहास लेखन में क्या महत्व है। ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, उसकी हेडिंग्स हैं आपके सामने, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमको फिर से एक पीटी का क्वेश्चन पे मिलता है। देखिए, लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कंधार से। तो ये हमारा कौन सा है? पहला अभिलेख हमको जो प्राप्त हुआ था वो कहाँ से प्राप्त हुआ? अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, ठीक है। इस शासक के विषय में तुम 8th में पढ़ो, तो आगे की बात है वो। और आपको देखिए इसमें यहाँ उस अभिलेख का नाम नहीं दिए हुए है, लेकिन उसका नाम था, इसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख है ये? बोगज कोई अभिलेख, ठीक है। बोगज कोई अभिलेख, कौन सा अभिलेख है? बोगज कोई अभिलेख, जो 2250 वर्ष पुराना है, और ये पहला अभिलेख हमको मिला था। अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसी में हमको वैदिक कालीन देवता इंद्र का उल्लेख मिलता है, और नासक्त का। कौन कौन से देवता मिलते हैं? इंद्र, मित्र और नासक्त। नासक्त देवता का उल्लेख मिलता है, ठीक है, इसी बोगज कोई अभिलेख से। आगे बढ़ते हैं अब हम। वरुण, एक मिनट, इन दो डेट इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो ये बात कर रहे हैं 2250 वाली, ये बात यहाँ पर कर रहे हैं अफगानिस्तान के कंधार पे जो मिला है, ये अशोक नमक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। और जो मैंने आपको बताया बोगज कोई, ये भी वहीं से मिला है, लेकिन अशोक के पहले का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें 3-4 देवताओं का वर्णन मिलता है, जैसे आपके इंद्र हो गए, वरुण हो गए, मित्र हो गए, और नासक देवता का बोगज कोई अभिलेख में ही वर्णन मिलता है। और दोस्तों इसी क्वेश्चन पे हमको एक और पीटी का क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए, इस पे लिखा हुआ है, जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपि तथा भाषाओं में है। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि जो हमको अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है अशोक का अभिलेख, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग है, तो उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग है? यूनानी और अरामेइक, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, यूनानी और अरामेइक। तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब है नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, मैं इसे कट कर देती हूँ, इसका भी कोई मतलब नहीं है, मैं इसे भी कट कर दे रही हूँ। और ये सिर्फ एक नॉर्मल सी जानकारी, जिसे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो मत पढ़िए, टाइम वेस्टेड है। इसमें से कुछ भी नहीं है जो फैक्ट वाला हो, तो मैं इसे भी काट रही हूँ। इसे ही हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी।
और इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस राजा रानियों के जीवन क्या पता कैसे वो अलग थे, तो ऑब्वियस है कि राजा रानी अलग ही होंगे आम लोगों से, तो बस वही सारी चीजें हैं, कौन क्या करता था एक बार आपको देखना देख लीजिएगा। ये आता है यहाँ पे तिथियों का मतलब, ठीक है। अगर तुमसे कोई तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या किसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, ठीक है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। सिंपल है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। वेरी सिंपल। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट को ईसा पूर्व बोलते हैं, का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है, ठीक है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा पाती हो, यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, ओके। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है, ठीक है। पता है टाइम के बारे में, और कुछ नहीं है इसमें। सो आज की क्लास हमारी हो गई है और कुछ है नहीं है इसमें। दोस्तों देखो, आपको यहाँ पर मैच करना है, आप ये क्वेश्चन करिए। आपका ये क्या है, होम वर्क, ठीक है। नर्मदा घाटी में क्या हुआ, मगध, गारो पहाड़ियां, सिंध तथा इसकी सहायक नदियां, गंगा घाटी, इन सबको आपको बताना है मुझे, ठीक है। किसका कौन सा करेक्ट आंसर है। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पांडुलिपियों और अभिलेखों में क्या अंतर है, इनमें से किसका कौन सा मैच है। अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे मेन चीज है आप कितना रिवीजन करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है। आई होप आप सबको ये पसंद आ रहा होगा लेक्चर। और आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं। ये देखिए, ये मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद करेंगे। रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया है, अब आप खुद से पढ़िए और मुझे इसका उत्तर बताइए कि इसके रसीदा के प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। अपना दिमाग लगाइए और देखिए कथन नंबर क्वेश्चन क्या, पुरातत्वविद द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो जितनी भी पुरातत्वविदों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं उनकी एक आपको लंबी सी सूची बनानी है, तैयार करना है और देखना है कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हुई हैं, ठीक है। लगाओ, बनाओ और अपना थोड़ा दिमाग को बढ़ाओ। साधारण स्थिति पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो, बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो आप बताइए कि कोई ऐसे 2 बातें बताइए जिससे राजाओं और किसानों के जीवन के बीच में अंतर है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि 6 क्लास की एनसीईआरटी, जब 6 क्लास की एनसीईआरटी के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी और आपको तब समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन नहीं क्या है। और 6 क्लास की एनसीईआरटी इतनी हलवा नहीं जितनी आप समझ रहे हैं। तो आप एक बार इन क्वेश्चन को करिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।